नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक आप सभी का अपने YouTube चैनल कृषि काशी में स्वागत करता हूं। दोस्तों, यूपी बोर्ड जो हिंदी मीडियम के जो एग्रीकल्चर के स्टूडेंट हैं उनके लिए ये अब मेरा कॉटन का क्रॉप, क्योंकि एजीटीए का एग्ज़ाम तो बीत चुका है दोस्तों। अब नेक्स्ट एग्ज़ाम है केन सुपरवाइज़र। केन सुपरवाइज़र की जो एग्ज़ाम डेट है वो है 29 नवंबर को है। उसको ध्यान में रखते हुए दोस्तों मैं लगभग अक्टूबर में ही सारा कोर्स ख़त्म करने के लिए सोचा हूँ और स्पीड भी ठीक-ठाक चल रही है दोस्तों। आप सभी को मैं बताना चाहता हूँ दोस्तों, जो स्टूडेंट सीसीआई का फॉर्म भरे हुए हैं, कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का फॉर्म भरे हुए हैं सीसीआई का, उसके लिए ये जो लेक्चर है कॉटन का काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कॉटन से बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। क्योंकि आप सीसीआई के एग्जाम देने जा रहे हैं तो पक्का है इससे क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। हिंदी मीडियम वालों के लिए जो बीएससी हिंदी मीडियम से किए हैं उनको इंग्लिश में कहीं अगर कंटेंट नहीं मिल रहा है दोस्तों, तो सारा कंटेंट आपको यहाँ मिल जाएगा। मैं आपको बता दे रहा हूँ दोस्तों, कम से कम 4 बुक का कंपाइल करके मैंने इसको बनाया, इस नोट्स को 4 बुक्स को कंपाइल करके बनाया हूँ। आप पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि एक भी इम्पोर्टेंट पॉइंट मैं इसमें छोड़ा नहीं हूँ। आपको कॉटन से रिलेटेड कहीं से भी क्वेश्चन आएंगे, इससे बाहर जाएंगे ही नहीं। तो देरी न करते हुए दोस्तों मैं सीधे आता हूँ, सीधे क्लास लेता हूँ, स्टार्ट करता हूँ। दोस्तों आप देख रहे होंगे कॉटन, उसका साइंटिफिक नेम है गोसिपियम स्पीसीज है। इसके बहुत सारे स्पीसीज हैं, उसके अलग अलग साइंटिफिक नेम है, आगे पढ़ेंगे हम लोग। सामान्य जानकारी हम लोग देखते हैं। कपास को सफेद सोना कहते हैं, व्हाइट गोल्ड भी कहते हैं दोस्तों, इसको आप देख सकते हैं। रेशो का राजा, किंग ऑफ अप्रेजल फाइबर भी इसको कहा जाता है। कपास विश्व की प्रमुख रेशेदार फसल है, लीडिंग फाइबर क्रॉप है। जो एक एग्जाम में बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं, सीड काटन और काटन सीड। दोस्तों सीड काटन जो होता है उसमें बीज प्लस काटन दोनों साथ में रहते हैं, उसको सीड काटन कहते हैं। अगर काटन सीड बस बोले तो वो होते केवल बीज होते हैं। तो जो बच्चे स्टूडेंट हैं वो बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं, सर सीड काटन क्या होता है। तो आप सीड काटन मतलब सीड अगर पहले लगा होगा तो आप जानिए सीड प्लस उसका काटन, और यदि काटन सीड है तो केवल बीज ही होगा। आगे चलते हैं। कपास से विश्व के कुल जो खाद्यान्न तेल एडिबल ऑयल है 10% बनाया जाता है दोस्तों। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आने के चांसेस हैं। कपास जो होता है, कपास खली जो होती है काटन सीड केक, उसमें एनपीके का रेशियो याद रख लीजिए। ये नाइट्रोजन बहुत ज़्यादा पूछता है, लगभग 7%, आप इसको याद कर सकते हैं। भारत के पास विश्व का कपास का जो एरिया है 38% है, ये लेटेस्ट डाटा है दोस्तों, आप इसको लिख सकते हैं। वैश्विक कपास उत्पादन में भारत का हिस्सेदारी है जो 23% है, ये भी आप याद कर सकते हैं। कॉटन से रिलेटेड हम लोग कुछ इंस्टीट्यूट देखते हैं जो कि एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर सारा कंपाइल आपको मिल जाएगा। ऐसा नहीं कि आपको इंस्टीट्यूट के लिए अलग से बुक्स में पढ़ना पड़ेगा, नहीं, सारा चीज़ एक ही प्लेटफॉर्म पे आपको मिल जाएगा, एक ही क्लास में। आप देख रहे हैं पहला जो इंस्टीट्यूट है कॉटन से रिलेटेड, इंडियन सेंट्रल कॉटन कमेटी जो है, इसकी स्थापना 1921 में बनी थी। दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यह भारत की कृषि विभाग को मजबूत करने के लिए पहली समिति गठित की गई थी। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों क्या है, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑन कॉटन रिसर्च, नागपुर है। एग्जाम में ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है, आप इसको डबल स्टार ट्रिपल स्टार जो लगाना हो लगा सकते हैं, एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। आगे चलते हैं, हम लोग देखते हैं सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन कॉटन टेक्नोलॉजी। ये भी दोस्तों मातुंगा मुंबई महाराष्ट्र में है। इससे पहले ये दोस्तों आपका CTRL के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट दोस्तों, ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड कॉटन इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट, ये है कोयम्बटूर तमिलनाडु में, इंपॉर्टेंट है, साउथ में, इसको आप याद कर सकते हैं। इसकी स्थापना 1967 में हुई थी। आगे चलते हैं दोस्तों, देखते हैं कॉटन ग्रेन जो है मार्केटिंग एक्ट, इसका अधिनियम आया था 1987 में। वर्तमान में भारत में कपास संबंधित लगभग 560 जो है रजिस्टर्ड मार्केट है। नेक्स्ट है दोस्तों, देखेंगे कि डायरेक्टरेट ऑफ कॉटन डेवलपमेंट कहाँ है, मुंबई महाराष्ट्र में। मुंबई महाराष्ट्र में 3 इंस्टीट्यूट है, इसको याद रख लें, एक नागपुर वाला है और आप ये देख सकते हैं, एक ये है और एक ये है, आप देख सकते हैं, इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं, कपास की जो उत्पत्ति हुई दोस्तों, इसके बारे में बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये भारत है, जो देसी कपास की जो उत्पत्ति है, मेन कोई भी कपास अगर ऐसा मतलब डायरेक्ट ऐसे बोले कॉटन का ओरिजिन क्या है, तो आप भारत उसको मारेंगे। लेकिन गोसिपियम हिर्सुटम के बारे में बोलेगा तो ये दक्षिण अमेरिका में ग्वाटेमाला एवं ग्वाटेमाला माना जाता है, और गोसिपियम बार्बाडेंस जो है ये उत्तरी पेरू माना जाता है। हम लोग देखेंगे दोस्तों कि कॉटन का जो एरिया डिस्ट्रीब्यूशन है और प्रोडक्शन है सबसे ज्यादा कहाँ होता है, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। कुछ फैक्ट्स हैं जो एग्जाम में बहुत आते हैं।
विश्व में जो एरिया कपास सबसे ज़्यादा भारत के पास है, फिर यूएसए है, फिर चाइना है, ये भी इम्पोर्टेंट है। आपको ऐसे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाने के लिए एग्ज़ाम में आ सकता है, लेकिन भारत आपको याद रखना है। विश्व में जो कपास का उत्पादन है, चीन सबसे ज़्यादा करता है, फिर उसके बाद भारत है, फिर उसके बाद अमेरिका है, ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। आप देख सकते हैं कि भारत में कपास का जो एरिया है सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र के पास है, फिर सेकंड आंध्र प्रदेश है, थर्ड गुजरात है। उत्पादन की दृष्टि से भी आप देखेंगे तो महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश और थर्ड पे हरियाणा है, याद कर लेंगे, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आप एग्जाम में आ सकता है। आगे हम लोग देखते हैं जो कपास का उत्पादन क्षेत्र है, जनरली 3 उत्पादन क्षेत्र है, आप देख सकते हैं। ये जो ऊपर वाला पूरा ये क्षेत्र है यहाँ से लेके यहाँ तक, इसको बोलते हैं हम लोग नॉर्थ ज़ोन, और ये सारा एरिया है, इसको हम लोग बोलेंगे कौन-सा? ये है सेंट्रल ज़ोन, और नीचे जो है उसको बोलेंगे दक्षिणी ज़ोन, साउदर्न ज़ोन। तो ये 3 जो है ज़ोन है जहाँ पर कॉटन का प्रोडक्शन किया जाता है दोस्तों, ये भी इम्पोर्टेंट है, आप देख सकते हैं। आगे देखते हैं दोस्तों कि जो गाँठ का वज़न होता है, ये एग्ज़ाम में बहुत पूछा जाता है। जो कॉटन का है, एक कपास गाँठ जो कॉटन का बेल है उसकी साइज़ वेट कितना होता है? तो 170 केजी होता है। लेकिन वही जूट के बारे में पूछ देगा तो ये जूट का जो एक बेल होता है उसका 180 केजी होता है। ये भी एग्ज़ाम में बहुत पूछे जाते हैं। देख सकते हैं आप भारत में जो विदेशी कपास है, वो उसको अमेरिका से ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा लाया गया था। आप ये भी बेसिक चीज़ जान सकते हैं। हम लोग जो कपास के अभी 3 क्षेत्र ज़ोन पढ़े हैं दोस्तों, उसके बारे में कुछ देखते हैं, कुछ जानकारी ले लेते हैं कि जो नॉर्थ ज़ोन अपना है, इसमें कौन-कौन से राज्य आते हैं? जैसे पंजाब में, हरियाणा और राजस्थान में कॉटन की उत्पादन अच्छी होती है। यहाँ पर गोसिपियम हिरसुटम और अर्बोरियम का जो है खेती की जाती है। मृदा की स्थिति जो वहाँ की होती है, जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, सिंचित जलोढ़ मिट्टी बहुत अच्छा है ये। अगर हम लोग सेंट्रल ज़ोन की बात करें दोस्तों, तो मध्य प्रदेश, वर्षा आधारित क्षेत्र और महाराष्ट्र, गुजरात, ये तीनों हैं जहाँ पे कॉटन काफ़ी अच्छा मात्रा में होता है दोस्तों। तो यहाँ पर आपका हिरसुटम, अर्बोरियम और हर्बेसियम तीनों स्पीशीज़ उगाई जाती हैं। वर्षा आधारित है, यहाँ पर काली मिट्टी, आप जानते ही हैं कि महाराष्ट्र में काली मिट्टी सबसे ज़्यादा पाई जाती है। ये भी यहीं पे होती है क्योंकि आपको पता है ब्लैक कॉटन सॉइल इसीलिए इसको बोलते हैं, काली मिट्टी में होता है क्योंकि कॉटन इसमें बहुत ज़्यादा में होते हैं, इसलिए उसको ब्लैक कॉटन सॉइल कहते हैं। आगे देखते हैं दोस्तों जो अपना साउदर्न ज़ोन है, ये आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक आते हैं इसमें। सभी प्रजातियाँ एवं संकर किस्म यहाँ पर उगाई जाती हैं। वर्षा आधारित वर्टिसोल एंड अल्फिसोल लाल मिट्टी में उगाई जाती है, ये भी आप देख सकते हैं। आगे चलते हैं, इसका वानस्पतिक कुछ डिटेल जानते हैं, क्या-क्या बॉटनिकल डिटेल। फैमिली दोस्तों सबको पता है मालवेसी फैमिली की है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आपको याद रखनी पड़ेगी क्योंकि एग्ज़ाम में बहुत आते हैं। इसकी जीवन अवधि क्या है? जैसे कि ये पेरिनियल क्रॉप है, इसको याद रख लेंगे, लेकिन हम लोग इसको एनुअल ग्रो करते हैं। है लेकिन पेरिनियल दोस्तों, बहुवर्षीय है, लेकिन हम लोग एक वर्षीय के रूप में इसको उगाते हैं। आगे चलते देखते हैं इसका जो पराग पॉलिनेशन होता है इसमें कैसे होता है। कपास में ये याद कर लीजिए दोस्तों, ऑफ एंड क्रॉस पॉलिनेशन होता है दोस्तों। आपको पता है दोस्तों, जब 5 से 30 तक अगर मतलब क्रॉसिंग होता है, तो उसमें जो ऑफ एंड क्रॉस पॉलिनेशन होता है, तो आप देख सकते हैं इसके बीच में ही है 0 से 20, तो ऑफ एंड क्रॉस पॉलिनेशन है, बहुत पूछा जाता है कॉटन में, ऑफ एंड क्रॉस पॉलिनेशन होता है। जो पॉलिनेशन होता है कीटों के द्वारा होता है, और इसका जो रूट सिस्टम है ये भी जानिए दोस्तों, इसका जो रूट सिस्टम है, प्राइमरी ट्रैप रूट सिस्टम है, ये भी आप याद रख सकते हैं। प्राथमिक मूसला जड़ तंत्र पाया जाता है इसमें, आप देख सकते हैं। आप इसको यहाँ देख सकते हैं। इसकी देखिए कितना कम से कम 2 मीटर की गहराई तक इसका रूट जा रहा है, जो एक मेन है प्राइमरी रूट सिस्टम। आगे चलते हैं दोस्तों, देखते हैं हम लोग इसके फ्लावरिंग के बारे में देखते हैं। ये फ्लावरिंग से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है इसका, क्योंकि मेन डिपेंड होता है इसका प्रोडक्शन फ्लावरिंग पे ही। जो उसमें बड बनते हैं उसको स्क्वायर बोलते हैं, आप देख सकते हैं। जो फ्लावरिंग से पहले का जो बड होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्क्वायर या फूल की कली कहते हैं। स्क्वायर अपीयर, ठीक है, लगभग 18 से 24 दिन बाद फूल खिलते हैं। जैसे अगर आपको ये स्क्वायर दिख गया तो 18 से 14 दिन लग जाते हैं इसके फ्लावरिंग होने में। 18 से 24 दिन के बाद कपास में फ्लावरिंग पीरियड 45 से 90 दिन का जो है बीच में निकलता है दोस्तों, ये मेन पीरियड है। आप देख सकते हैं कि सिम्पोडियल ब्रांच के मुख्य तने लगभग 3 से 5 दिन में एक नया फूल बनाता है। आगे चलते हम लोग इसके क्लाइमेट के बारे में देखते हैं। आप देख सकते हैं क्लाइमेट, जलवायु के बारे में कुछ जानकारियाँ ले लेते हैं। ये जो है अर्ध शुष्कतारोधी फसल है, सेमी ज़ीरोफाइटिक क्रॉप जिसको बोलते हैं दोस्तों। वार्म सीजन क्रॉप, गर्म मौसम की फसल है दोस्तों। ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल दोनों में होता है, उष्णकटिबंधीय एवं पोष्णकटिबंधीय दोनों में होता है। इसके लिए तापमान होता है 15.5 डिग्री सेंटीग्रेड। औसत तापमान में फसल की वृद्धि अच्छी मानी जाती है दोस्तों। इस जो इफ फ्रॉस्ट फ्री पीरियड इसको चाहिए,
कि अगर वहाँ पर अगर फ्रॉस्ट है, कोहरा वगैरह बहुत ज़्यादा पड़ेगा तो वहाँ इसका जो है क्वालिटी बहुत ज़्यादा गिर जाती है। इसलिए आपको लगभग 6 से 7 महीने का पाला रहित मौसम चाहिए होता है इसको। जो इसमें जो वर्षा होती है दोस्तों, लगभग इस 500 mm वर्षा उपयुक्त मानी जाती है। और दोस्तों एक खास इसकी खासियत एक और है कि लवणता सहनशीलता होते ही है इसमें। मॉडरेट साल्ट टॉलरेंट क्रॉप है दोस्तों, मध्यम लवणता सहनशील कर सकता है। आप नोट में देख सकते हैं कि आप मतलब इसका जो पीएच है लगभग 7.7 तक ये सर्वाइव कर सकता है दोस्तों। महत्वपूर्ण तथ्य हम लोग देखते हैं इसके जो सॉइल के बारे में देखते हैं। पहले ही जान गए दोस्तों कि इसके सॉइल मेन ब्लैक कॉटन सॉइल में ये होता है। आप देख सकते हैं काला सॉइल है, ब्लैक सॉइल, और एलुवियल सॉइल में ठीक-ठाक हो जाता है, ये भी आप देख सकते हैं। महत्वपूर्ण तथ्य है कि ब्लैक कॉटन सॉइल जो है रीजन्स में कपास की खेती काफ़ी अच्छा होती है और रेनफेड आधारित होती है। आगे चलते हम लोग देखते हैं दोस्तों कि भारतीय कपास के प्रमुख निर्यातक क्षेत्र बाज़ार कहाँ-कहाँ से? भारत सबसे ज़्यादा अपना जो कपास का उत्पादन करता है, कहाँ पे भेजता है सबसे ज़्यादा? सबसे ज़्यादा हम लोग निर्यात करते हैं आपको यूएसए को 26% हम लोग करते हैं। सेकंड में बांग्लादेश को करते हैं, थर्ड पे श्रीलंका करते हैं, ऐसे-ऐसे करके हम लोग करते हैं दोस्तों। इसको आप याद कर सकते हैं। आप कुछ नहीं तो यूएसए ज़रूर याद करें, एग्ज़ाम में अगर पूछेगा तो सबसे अधिक ही पूछता है। आप देख सकते हैं, यहाँ से यूएसए में सबसे ज़्यादा, फिर इसके बाद आपका आता है बांग्लादेश इधर है अपने बगल में, ऐसे करके आप याद रख सकते हैं श्रीलंका, यूएई। आगे चलते हैं दोस्तों, देखते हैं कपास का वर्गीकरण हम लोग देखेंगे दोस्तों अब। यानी कौन-कौन सा कपास भारत में उगाया जाता है, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, भारत ही एकमात्र ऐसा देश है जहाँ पर सभी जीनस जो स्पीशीज़ है, यहाँ पर प्रजातियाँ उगाई जाती हैं दोस्तों। जैसे गोसिपियम जो वंश के जीनस में लगभग 50 प्रजातियाँ पाई जाती हैं, लेकिन जिनमें से केवल 4 प्रजातियों को व्यावसायिक रूप से उगाई जाती हैं। ये चारों के बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे दोस्तों। दोस्तों आप देख सकते हैं गोसिपियम अर्बोरियम जो है, इसका गुण सूत्र 2n बराबर 26 होता है। इसको डिप्लॉयड भी कहते हैं। ये देसी भारतीय कपास इसको बोल सकते हैं। दोस्तों इसकी जो रेशा की लंबाई है 12.5 से 21 की होती है। ये बहुत ही ज़्यादा पूछी जाती है इसकी जो है रेशा की लंबाई। तो दोस्तों एग्ज़ाम में पूछा जाता है सबसे अधिक वाला कि सबसे बड़ा जो है, सबसे लंबा जो रेशे की कौन-सी स्पीशीज़ है, तो गोसिपियम बार्बाडेंस है जो सबसे ज़्यादा उसकी आपके लेंथ होती है रेशे की, फाइबर की। आप देख सकते हैं 36 से 50 दोस्तों इसका जो 2n बराबर होता है आपका 52 होता है। ये होता है येलो टेट्राप्लाइड, इम्पोर्टेंट है, इसको देख सकते हैं। इसको बोलते हैं सी आइलैंड या इजिप्टियन या पीमा कॉटन भी कहते हैं। हम लोग देखते हैं गोसिपियम हर्बेसियम, इसका 2n 26 होता है। ये भी क्या होता है, डिप्लॉयड होता है दोस्तों। इसका जो लेंथ होता है सेम लगभग होता है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होते हैं। नेक्स्ट है हिरसुटम है, गोसिपियम हिरसुटम, जिसको अमेरिकन कॉटन बोलते हैं। एग्जाम में बहुत पूछा जाता है कि गोसिपियम हिरसुटम को कौन सा कॉटन बोलते हैं, तो अमेरिकन कॉटन बोलते हैं। या तो अमेरिकन कॉटन किसको बोलते हैं, तो गोसिपियम हिरसुटम को बोलते हैं। ये भी एग्जाम में आ सकता है। तो इसका जो है मीडियम साइज का इसका जो रेशा की लंबाई है आप देख सकते हैं 18 से 31, और सबसे ज़्यादा बार्बाडेंस का है। ये आपको याद रखना है दोस्तों। जो महत्वपूर्ण तथ्य क्या है इसका देख लेते हैं। भारत विश्व का एकमात्र देश है जहाँ कपास की चारों जो है कल्टीवेटेड स्पीशीज का व्यवसायी स्तर पर उगाया जाता है। इसके अलावा भारत में इंटर स्पेसिफिक और इंट्रा स्पेसिफिक हाइब्रिड भी उगाए जाते हैं। आगे चलते देखते हैं भारत में प्रजातियों का क्षेत्रफल आप देख सकते हैं। सबसे ज़्यादा जो एरिया पे लगाया था हिरसुटम जो अमेरिकन कॉटन लगाया था भारत में, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट 90% एरिया भारत में जो अमेरिकन कॉटन लगाया जाता है, जिसका साइंटिफिक नेम है गोसिपियम हिरसुटम। और सेकंड पे है आपका हर्बेसियम है 5%, फिर 4% अर्बोरियम और 1% बार्बाडेंस, जिसका आपका फाइबर लेंथ सबसे बड़ा होता है। कुछ परीक्षा से संबंधित तथ्य देख लेते हैं। लगभग 90% कपास का क्षेत्रफल हिरसुटम है, ये भी आपको बता दें। इंट्रा हिरसुटम हाइब्रिड के अंतर्गत आते हैं। तो ये सब तो मैं बता ही दिया हूँ ऊपर। आगे चलते हैं, सबसे कम आप देख ही रहे हैं, बार्बाडेंस का 1% है। अब दोस्तों इसके हम लोग प्रमुख वैरायटी पे चलते हैं जो कि इम्पोर्टेंट है, जो उसको आगे जल्दी-जल्दी करके, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा होने वाला है। गोसिपियम अर्बेरियम का जो हमारा जो वैरायटी है, ये है लोहित दोस्तों, ये है, और श्यामाली है, फिर विरनार है, संजय है, ज्योति है, ये सारी इंपॉर्टेंट है। हर्बेसियम की 2 वैरायटी इंपॉर्टेंट है, दिग्विजय बहुत ज़्यादा एग्ज़ाम में पूछा जाता है, और ठीक है, सुजय भी एग्ज़ाम में पूछी जाती है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों क्या है, गोसिपियम हिरसुटम, ये सबसे ज़्यादा 90% भारत के एरिया में उगाई जाती है, तो ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रमुख दोस्तों इसकी है, एक बीकानेरी और लक्ष्मी बहुत ज़्यादा एग्ज़ाम में पूछी जाती है। गोसिपियम बार्बाडेंस का जो है सुजाता इंपॉर्टेंट है, सुविन और सुरभि, ये भी इंपॉर्टेंट तीनों। ये बहुत सुविन और ये है
सुजाता बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछी जाती है और बहुत बार पूछी जा चुकी है दोस्तों। आगे चलते हैं, उसके हम लोग हाइब्रिड के बारे में जानते हैं, कौन-कौन सी हाइब्रिड है जो कॉटन के लिए काफ़ी अच्छी मानी जाती है। H4 फर्स्ट हाइब्रिड है आपका कॉटन का, इसको संकर 4 भी कहते हैं दोस्तों। आप H4 तो याद कर लेते हैं कि कॉटन की पहली हाइब्रिड वैरायटी H4 है। लेकिन दोस्तों एग्ज़ाम में अगर H4 की जगह संकर 4 दे दिया तो आपका वहाँ पर दिमाग गड़बड़ा जाएगा। तो इसलिए आप याद रखिए संकर 4 H4 को ही बोलते हैं। एक है फतेह है और वारा लक्ष्मी बहुत एग्ज़ाम में पूछता है, ये भी आप देख सकते हैं दोस्तों। जो वैरायटी इंपॉर्टेंट है मैं उसी को देख के बता रहा हूँ और आप अपने से पढ़ लीजिएगा दोस्तों। और नेक्स्ट है सविता, सूर्या और मारू विकास, ओम शंकर, ये भी वैरायटी अच्छी हैं, ये भी बहुत जो हाइब्रिड वैरायटी हैं जो कि बहुत ज़्यादा उगाई जाती है भारत में। आगे चलते हैं दोस्तों, देखते हैं कपास के कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स हम लोग देख लेते हैं क्या-क्या हैं। जो ऊपर हम लोग पढ़े हैं वही फैक्ट है लगभग। पहला व्यावसायिक कपास संकर कौन-सा था? H4 है, आपको पहले ही मैं ऊपर बता ही दिया हूँ। इसकी जो खोज 1970 में किया किया था सीटी पटेल ने, वैज्ञानिक हैं। कॉटन रिसर्च स्टेशन गुजरात विश्वविद्यालय के द्वारा किया गया था, सूरत के द्वारा किया गया था। दोस्तों H4 को G67 इंटू अमेरिकन नेक्टरलेस के साथ संकर करके बनाया गया था। दोस्तों इसमें इंट्रा स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन का उपयोग किया गया था, ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है अगर बहुत स्टैंडर्ड पेपर बनाया तब। लेकिन सीसीआई के लिए ये सब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप उसको देख सकते हैं। इसे विश्व का पहला कमर्शियल कॉटन हाइब्रिड माना जाता है H4 को, और उसको संकर 4 भी कहते हैं। पहला इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिड जो है वो है वारा लक्ष्मी है दोस्तों। एक होता है दोस्तों इंटर, एक होता है इंट्रा। ये जो है ये इंट्रा है। एग्जाम में आप याद करिए, जो H4 है इंट्रा है और जो वारा लक्ष्मी है इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिड है। इसका स्थापना 1972 में हुआ था, इसका 70 में हुआ था, आप देख सकते हैं। दोस्तों स्थान धारवाड़ कर्नाटका एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के द्वारा किया गया था। जो इसका जो क्रॉस कराया गया था लक्ष्मी से, जो गोसिपियम हिरसुटम है इंटू SB 280E, ये जो है बार्बाडेंस का स्पीसीज है, उससे क्या हुआ है क्रॉस कराया गया है। प्रारंभ में कर्नाटक के लिए विकसित, बाद में अन्य राज्यों में भी ये फैल गया दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट एक दोस्तों इजिप्टियन कॉटन है, भारत में जारी की गई पहली हाई स्पेसिंग इजिप्टियन कॉटन वैरायटी है सुजाता। ये बहुत ज्यादा एग्जाम में सुजाता बहुत पूछी जाती है, आप देख सकते हैं। आगे चलते हैं, हम लोग कुछ देखते हैं इससे रिलेटेड कुछ और तथ्य देखते हैं। कपास में डिलिंटिंग क्या है, सीड रेट क्या होते हैं, सोइंग टाइम इसका क्या है, और यूआर सिस्टम क्या है। जैसे SRI सिस्टम होता है राइस में, इसमें भी एक यूआर सिस्टम है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। अभी तक तो कहीं आया नहीं है दोस्तों, लेकिन आने की चांसेस हैं। तो हम लोग देखते हैं डिलिंटिंग क्या है या डिफजिंग क्या है दोस्तों। डिलिंटिंग जो है एक कपास में बीज से लिंट को अलग करने का, एक हटाए जाने का एक प्रक्रिया है दोस्तों। जैसे ये आपका कॉटन है और इससे क्या करेंगे, विथ लिंट है, इसमें लिंट लगा हुआ है, मतलब रुई लगी हुई है। फिर अगर इसको सीड से अलग कर दे रुई को, तो ये हो जाता है डिलिंटिंग, आप देख सकते हैं। आपको बता दें दोस्तों डिलिंटिंग कैसे हम लोग करते हैं। जैसे सल्फ्यूरिक जो है सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है इसमें। जो H2SO4 और कपास के जो बीज का रेशियो कितना होना चाहिए, तो 1:10 का अनुपात होना चाहिए। ये अगर अनुपात से हम लोग करेंगे तो डिलिंटिंग आसानी से हो जाती है। इससे बीज की ग्रेडिंग, जो सीड की ग्रेडिंग में सहायता मिलती है, आसानी से सीड एक साइड हो जाता है और जो कॉटन एक साइड हो जाता है, आसानी होती है। बीज में उपस्थित जो है सील निद्रा अवस्था में होती है, मतलब कि डोर्मेंसी अवस्था में होती है, ठीक है। तो वो हट जाता है दोस्तों, नष्ट हो जाता है। बीज पर उपस्थित जो रोगजनक पैथोजन है वो भी नष्ट हो जाते हैं इससे डिलिंटिंग करने से। बीज की बुआई आसान हो जाती है, शीघ्र और अच्छा अंकुरण, रैपिड जर्मिनेशन होता है उसका। आगे हम लोग चलते हैं, तो सीड रेट बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है, आप इसको याद रखिएगा। चारों सीड रेट याद रखेंगे। देसी कपास के लिए 10 से 18 केजी पर हेक्टेयर, और स्पेसिंग उतना इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन आप देखना चाहेंगे तो देख सकते हैं। आप अमेरिकन कॉटन का देख सकते हैं, सीड ज्यादा यही पूछता है अमेरिकन कॉटन का, क्योंकि गोसिपियम हिरसुटम का जो है एरिया सबसे ज्यादा भारत में उगाई जाती है 90%, तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 15 से 25 केजी पर हेक्टेयर है, आप देख सकते हैं। स्पेसिंग 67.5 से इंटू 30 सेंटीमीटर है। संकर जो हाइब्रिड कॉटन है ये भी इंपॉर्टेंट है, इसका 2 से 3 केजी पर हेक्टेयर है सीड रेट, ये भी इंपॉर्टेंट है। बीटी कॉटन एग्जाम में सबसे ज्यादा डबल स्टार, ट्रिपल स्टार जो भी लगाना लगा दो दोस्तों। इस बार कॉटन से भी 2 क्वेश्चन कम से कम आए थे। एक बीटी कॉटन से क्वेश्चन आ गया था और एक कॉटन का लीफ कर्ल जो है जिंक डिफिशियंसी से होता है, वो भी क्वेश्चन आ चुके हैं, तो आप देख सकते हैं। 1 से 1.5 केजी सीड होते हैं, पर्याप्त होते हैं पर हेक्टेयर के लिए, ये भी आप याद रख सकते हैं। आप पौधे की संख्या देख सकते हैं, औसतन 66 से पौधे पर हेक्टेयर, बीटी कॉटन के लिए लगभग 10,000 पौधे पर हेक्टेयर है, ये इंपॉर्टेंट है, आप इसको देख सकते हैं। औसत अगर पूछा है तो 6600, ऐसे बीटी का पूछे तो 10,000 मारिएगा एग्जाम में आप। आगे चलते देखते हैं कि कपास की बुआई के समय क्या है, कब कब हम लोग कपास लगाते हैं। नॉर्थ इंडिया में मई के प्रथम पखवाड़े में लगाते हैं, ये है अपना नॉर्थ इंडिया। और सेंट्रल इंडिया में जो है लगाते हैं हम लोग क्या है,
जून के अंतिम सप्ताह के जुलाई के प्रथम सप्ताह के लगाते हैं। दोस्तों मैं बताना चाह रहा हूँ जो कॉटन है खरीफ क्रॉप है। खरीफ क्रॉप है मतलब अभी जो हम लोग का पीछे अभी छूट गया है, जो राइस का हम लोग सोइंग कर रहे थे, इसी समय ये कॉटन का जो है हम लोग क्या करते हैं सीड को सोइंग करते हैं। तमिलनाडु जो है एरिया जो अपना साउथ है उसको सितंबर-अक्टूबर में इसका सोइंग करते हैं हम लोग। महत्वपूर्ण कुछ देखते हैं, देर से बुआई बोई गई जो कपास की फसल है उसमें जो है पिंक बोलवर्म बहुत ज़्यादा अफ़ेक्ट करता है, इसलिए हम लोग को एकदम टाइमली सोइंग करना होगा जो कि काफ़ी अच्छा होगा, नहीं तो उसमें इंसेक्ट और जो पिंक बोलवर्म के अटैक बहुत ज़्यादा बढ़ जाएँगे जिससे आपका प्रोडक्शन का बहुत ज़्यादा लॉस हो जाएगा। परीक्षा से रिलेटेड कुछ तथ्य देख लेते हैं, नॉर्थ इंडिया में फर्स्ट फोर्टनाइट ऑफ मई, सेंट्रल इंडिया में लास्ट वीक ऑफ जून एंड फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई एंड तमिलनाडु सितंबर से अक्टूबर ये सब एग्ज़ाम में आते हैं दोस्तों। दोस्तों ये जो नेक्स्ट हम लोग एक टर्मिनोलॉजी पढ़ रहे हैं अल्ट्रा नैरो रो सिस्टम, जैसे एसआरआई मेथड होता है, एसआरआई होता है सिस्टम होता है राइस में, ऐसे एक कॉटन में भी सिस्टम होता है अल्ट्रा नैरो रो सिस्टम। दोस्तों इसको बोलते हैं अति संकीर्ण कतार प्रणाली। इसका विकास यूएसए के द्वारा किया गया था, ये भी एग्जाम में आ सकता है दोस्तों, अभी तक आया नहीं लेकिन दोस्तों आने के चांसेस हैं, अगर नया क्वेश्चन बनेगा तो यही क्वेश्चन बनेगा। इसका जो प्लांट से प्लांट्स और रो से रो की दूरी है 19:19 सेमी है दोस्तों। पौधे की संख्या एग्जाम में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पूछ सकता है, 2,77,000 पौधे पर हेक्टेयर हो सकते हैं। इसका लाभ क्या होता है दोस्तों? आप देख सकते हैं कि ये है आपका अल्ट्रा नैरो रो सिस्टम है, देख सकते हैं। इसका लाभ क्या है? फसल की अवधि में लगभग 12 से 15 दिन कम हो जाते हैं। जैसे फसल होता है 130 दिन होगा तो ये 120 दिन में ही हो जाएगा दोस्तों, इसका ये फ़ायदा है। क्यों? क्योंकि इसमें दोस्तों जो लाइट का इंटरसेप्शन अधिक होता है, लाइट उसको अधिक मिलता है, इसके सन लविंग है दोस्तों, इसके लाइट बहुत ज़रूरी होता है इसके फ्लावरिंग के लिए। लीफ एरिया इंडेक्स अधिक होता है और हार्वेस्टिंग इंडेक्स भी अधिक होता है, जिससे हार्वेस्टिंग इंडेक्स अधिक हुआ इसका मतलब प्रोडक्शन उसका अच्छा खासा हुआ दोस्तों, आप देख सकते हैं। आगे चलते हैं दोस्तों, देखते हैं कपास में जो स्क्वायर क्या है? मैं आपको ऊपर ही स्क्वायर बता दिया था, जो बड होता है, फ्लावरिंग से पहले का जो सिचुएशन होता है, बड होते हैं, कली होती है, उसी को हम लोग स्क्वायर इसमें बोलते हैं। कपास में फ्लावर बड फूल की कली के दिखाई देने को स्क्वायर कहा जाता है। कपास का जो बॉल है या कैप्सूल भी इसको कहते हैं दोस्तों। आप देख सकते हैं फ्लावर बड को ही स्क्वायर बोलते हैं, आप देख सकते हैं इसी को स्क्वायर बोलते हैं। जब उसका कम से कम 20 से 25 दिन इसमें फ्लावरिंग में लगता है तो ये ऐसा फूल जाता है कैप्सूल जैसा। इसमें एक प्रोसेस होता है दोस्तों निपिंग, निपिंग आपका पल्स क्रॉप जो है आपका ग्राम में भी होता है निपिंग, लेकिन इसमें भी निपिंग होता है। आप कभी अगर नहीं आए कॉटन आपका अगर ग्राम उसमें एग्ज़ाम में नहीं दिया ऑप्शन में, तो निपिंग कॉटन में भी आप मार सकते हैं, ये भी आप जान जाइए। दोस्तों निपिंग क्या होता है कि इसमें जो पौधे की हम लोग क्या करते हैं कि सीधे-सीधे बढ़ता है दोस्तों, तो लगभग इसमें लिखा हुआ है कि जो है मोनोपोडियल जो है एकल शाखाएँ लगातार 15 से अधिक गाँठों तक बढ़ती हैं, लगातार 15 से अधिक गाँठों तक बढ़ती हैं दोस्तों, ठीक है? तो निपिंग की जाती है। अगर अगर 15 से ज़्यादा गाँठ ऊपर जाने लगे, तो निपिंग 15 से वहाँ हम लोग क्या करते हैं उसको तोड़ाई करते हैं, निपिंग या तो काट देते हैं कैंची से, आप देख सकते हैं। यदि 15 दिन से अधिक नोड तक 15 से अधिक नोड अगर बढ़ जाए, जैसे नोड है 1 नोड, 2 नोड, 3, 4, 5 ऐसे गिनते थे, 15 से अधिक जाने लगे, जो 15 के नीचे तक उसको छोड़कर ऊपर का हम लोग काट देते हैं उसको, क्योंकि अच्छे से वो क्या करे ब्रांचिंग आए और बहुत ज़्यादा उसमें कॉटन बेल लगे दोस्तों, उसी को निपिंग कहते हैं। आगे चलते हैं दोस्तों, देखते हैं इसमें एक टॉपिंग, ये बहुत एग्जाम में पूछा जाता है टॉपिंग किस में होता है, तो टॉपिंग होता है आपका कॉटन में होता है। ये क्या होता है? प्रत्येक पौधे के टर्मिनल ग्रोइंग पॉइंट शीर्ष बढ़ने वाले भाग को एक ही बार में हटाना टॉपिंग कहलाता है, आप देख सकते हैं ऊपर। यह कार्य लगभग 1 से 1.2 मीटर की ऊंचाई पर किया जाता है, सामान्यतः 80 से 90 डे आफ्टर सोइंग पे किया जाता है। इसका उद्देश्य आगे की टर्मिनल ग्रोथ को रोकना, जो आगे बढ़ता ही जा रहा है पौधा, उसको रोकने के लिए हम लोग क्या करते हैं इसमें टॉपिंग कर देते हैं, काट देते हैं, तो जो ब्रांचेज हैं ऐसे-ऐसे फैलेंगे, तो जिसमें कॉटन बेल ज़्यादा लगेंगे, जिससे प्रोडक्शन हमारा काफ़ी अच्छा होगा दोस्तों, आप देख सकते हैं। इससे क्या होता है सिम्पोडियल जो ब्रांचेज हैं, वो उसका ग्रोथ ज़्यादा होता है, बॉल डेवलपमेंट अच्छा होता है और उसका प्रोडक्शन काफ़ी अच्छा होता है, आप देख सकते हैं। आप ये प्रोसेस याद कर लीजिए, जो जो टॉपिंग है टर्मिनल ग्रोथ को हम लोग क्या करते हैं रिड्यूस कर देते हैं, जिससे सिम्पोडियल ब्रांचेज जो है ये वाली सिम्पोडियल ब्रांचेज है ये बढ़ती हैं और जिससे कि बॉल का डेवलपमेंट होता है और प्रोडक्शन बढ़ता है। आगे चलते हैं दोस्तों, कुछ हार्मोन्स का भी यूज करते हैं जिससे कि कॉटन का प्रोडक्शन में बहुत अच्छा बढ़ोतरी होता है, ये भी हम लोग देख लेते हैं। दोस्तों कुछ हार्मोन है जो कि आपके कॉटन के प्रोडक्शन में बहुत अच्छा रोल निभाते हैं, जैसे एनएए है, नेप्थेनिक एसिटिक एसिड है, ये क्या करता है जो बॉल का फॉर्मेशन को बेहतर बनाता है, इसके छिड़काव से जो है 25 सीसी पर हेक्टेयर की दर से इसको जिससे फ्लावरिंग का काफ़ी अच्छा
शुरुआत में ही डालते हैं, जिससे फ्लावरिंग काफ़ी अच्छा होता है। आप देख सकते हैं, तो आप याद कर सकते हैं कि एनएनएन का यूज़ होता है फ्लावरिंग को बढ़ाने के लिए, आप इसको याद कर सकते हैं। एक होता है साइकोसिल ट्रिपल सी, जिसको हम लोग बोलते हैं दोस्तों। इसका जो है हम लोग 50% सीसी जो 12 एमएल पर हेक्टेयर की दर से 220 लीटर पानी में मिलाकर प्रयोग करने से इसमें स्क्वायर फॉर्मेशन का स्टेज पे डालते हैं, जिससे उसका वेजिटेटिव ग्रोथ बहुत अच्छा होता है, नियंत्रित हो जाता है। मतलब क्या होता है, ऊपर के ना बढ़ के आपका ऐसे सिम्पोडियल ब्रांचेस ज़्यादा बनते हैं, जिससे कि आपका जो है कॉटन बॉल बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, आप देख सकते हैं। अगर हम लोग इसका यूज़ नहीं करते हैं तो ये सीधे ऐसे बढ़ते जाता है, यूज़ कर देते हैं तो ये क्या होता है कि इसका सिम्पोडियल ब्रांचेस बहुत ज़्यादा आने लगते हैं, ये वाली ब्रांचेस। नेक्स्ट है दोस्तों एब्सिसिक एसिड, हम लोग देखते हैं इसका क्या काम है। जो 50 से 100 पीपीएम की दर से अगर हम लोग प्रयोग करते हैं इसमें, तो जो इसका उद्देश्य है फ्रूटिंग फॉर्म्स के जो शेडिंग जो गिरते हैं, जैसे अगर हम लोग क्या करते हैं इसे अगर यूज करेंगे, तो जो इसमें जो ये है आपका स्क्वायर है, जो गिर जाते हैं, झड़ जाते हैं नीचे, वो नहीं झड़ेंगे, जिससे आपका प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। तो आप देख सकते हैं। और इथाइलिन का भी यूज करते हैं हम लोग, क्या स्क्वायर स्टेज का में प्रयोग करते हैं, उसका स्क्वायर को अच्छे से उसको बढ़ने के लिए, ये भी देख सकते हैं। आप तीनों ये देख लीजिए दोस्तों, मैं बता दिया हूँ, आप लोग नोट्स से पीडीएफ से आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। आगे चलते हैं, हम लोग देखते हैं न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट, जो पोषक तत्व प्रबंधन देखते हैं। नाइट्रोजन क्या है, कपास एक कम अवशेष उत्पन्न करने वाली फसल है दोस्तों, मतलब लो रेसिड्यू प्रोड्यूसिंग क्रॉप है दोस्तों ये। कपास के बीज में प्रोटीन और नाइट्रोजन की मात्रा अधिक होती है, लगभग 4% होती है। कपास में नाइट्रोजन का अधिकतम जो आवश्यकता फ्लावरिंग स्टेज में होता है, या तो बॉल के डेवलपमेंट स्टेज पे होता है। ये आपको याद रख सकता है कि नाइट्रोजन की कब आवश्यकता सबसे ज़्यादा होती है, तो फ्लावरिंग और बॉल डेवलपमेंट के स्टेज पे होती है दोस्तों। नाइट्रोजन को 4 खुराकों में दिया जाता है, बुआई के समय और 20 दिन बाद बुआई के, और 45 दिन के बाद बुआई के, और 60 से 90 दिन के बुआई के बाद देते हैं। और इसमें कुछ बायोलॉजिकल जो है नाइट्रोजन फिक्सेशर हैं, एज़ोटोबैक्टर ले लीजिए आप, एज़ोस्पिरिलम ले लीजिए, ये भी आप याद कर सकते हैं। ये 25% नाइट्रोजन की आवश्यकता की पूर्ति करते हैं इसमें। पोटेशियम का क्या रोल है इसमें दोस्तों, देख सकते हैं। कपास में जो पोटेशियम की अधिकतम जो है अवशोषण, मतलब आप बॉल फॉर्मेशन स्टेज पे होता है, तो लगभग 50% जो पोटेशियम है बॉल फॉर्मेशन के समय ही यूज होता है दोस्तों। सामान्यतः जो उर्वरक की सिफारिश हम लोग करते हैं, एनपीके का रेशियो देखते हैं, तो वो है अपना 80 से 100, और के है 50 से 30 से 50। आपको संकर हाइब्रिड जो है उसके लिए आप देख सकते हैं, ये है रेशियो। अन्य पोषक तत्व हम लोग देखते हैं दोस्तों, जैसे मैग्नीशियम की डिफिशियंसी से क्या क्या हो जाते हैं। मैग्नीशियम की डिफिशियंसी हम के क्या होते हैं, जो देखते हैं लीफ क्या है, रेडिंग हो जाता है। एग्जाम में अगर पूछ दिया कि लीफ रेडिंग कॉटन में किसकी डिफिशियंसी होता था, मैग्नीशियम इंपॉर्टेंट है। और जिंक की डिफिशियंसी से हो जाता है आपका लिटिल लीफ अब कॉटन। एग्जाम में दोस्तों यही क्वेश्चन आया था आपके एजीटी एग्जाम में, आप देख सकते हैं यही है, लिटिल लीफ हो जाएगा, छोटी पत्ती हो जाएंगी, तो इसको आप याद कर सकते हैं। एक बोरान की डिफिशियंसी से भी एक रोग होता है, उसको बोलते हैं कि बॉल शेडिंग, जो उसका बॉल गिरने लगता है नीचे, तो बोरान डिफिशियंसी होता है, ये भी आपको याद कर सकते हैं। अब देखते हैं कपास एवं उसके जो खरपतवार प्रबंधन के बारे में जानते हैं दोस्तों। वीड मैनेजमेंट और वाटर मैनेजमेंट के बारे में जानते हैं। वाटर मैनेजमेंट में भारत में कपास का कुल लगभग जो 65% एरिया और रेनफेड एरिया है, वर्षा आधारित है। और जो वहाँ की सिंचाई का मुख्य स्रोत है, कैनाल है, नहर है। नहर क्षेत्रों में सिंचाई सबसे सामान्य विधि है फ्लडिंग। फ्लडिंग विधि से हम लोग क्या करते हैं, सिंचाई कर देते हैं। जो मेन हम लोग को सिंचाई की आवश्यकता कब पड़ती है, फ्लावरिंग के समय पड़ती है, 80 से 100 दिन के बुआई के बाद, इसमें जो फ्लावरिंग का समय होता है। बॉल फॉर्मेशन के समय भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इसका, आपके सिंचाई का। जो वाटर रिक्वायरमेंट आप देख सकते हैं 70 से 130 सेंटीमीटर, एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, इसको आप याद कर लीजिए, रख लीजिए। परीक्षा में कुछ तथ्य है दोस्तों, जो वही पढ़ाए हैं वही तथ्य है, जो इधर पढ़ा दिए यही चीज़ है, आप इसको देख सकते हैं। हम लोग खरपतवार देखते हैं वीड मैनेजमेंट में। खरपतवार के कारण कपास की उपज में लगभग 50 से 85% की कमी आ जाती है, रिड्यूस हो जाता है प्रोडक्शन। क्योंकि जो वीड है और कपास में जब दोनों में कंपटीशन हो जाएंगे, आप जो भी यूरिया देंगे तो ये भी यूज करेगा, वीड भी यूज करेगा, और कपास भी यूज करेगा। तो दोस्तों ये जो हम लोग 100 केजी मान लीजिए नाइट्रोजन दे रहे हैं, तो 50 केजी ये ले लेगा, 50 केजी ये, मतलब मैं बता रहा हूँ एग्जाम्पल में, तो ये बढ़ जाएगा। लेकिन अगर आप बस काटन रहेगा तो काटन को ही मिलेगा, तो इसलिए उपज घट जाता है दोस्तों। आगे चलते देखते हैं खरपतवार जो है, फसल में खरपतवार की जो है आपका कंपटीशन क्रांतिक अवस्था जो है, वो है 50 से 60 दिन बुआई के बाद, जो है बीड और फसल में कंपटीशन बढ़ जाता है। आगे चलते हैं दोस्तों, इसमें लिए कौन कौन सी हर्बिसाइड है इसके बारे में कुछ देख लेते हैं हम लोग। जैसे प्री प्लांट इनकॉर्पोरेशन में देखते हैं, ब्लू क्लोरीन है, इंपॉर्टेंट है, जिसको बेसिलिन भी कहते हैं। पेंडिमेथिलिन भी है, ये प्री इमरजेंस है। एक एक है
ड्यूरान भी है, ये इम्पोर्टेंट है किस लिए, क्योंकि इसको काटन हर्बिसाइड भी कहते हैं इसको। आप देख सकते हैं इसको, ये प्री और पोस्ट दोनों में काम करते हैं। देखते हैं ड्यूरान को काटन हर्बिसाइड के नाम से भी जाना जाता है, इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट काटन। 2,4-D जो रेजिस्टेंट है काटन जो है TFD जीन है उसके प्रति, आप इसको भी याद रख सकते हैं दोस्तों। आगे चलते हैं, देखते हैं दोस्तों, आगे देखते हैं कि और इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है, इसको जो हम लोग देख सकते हैं। ये भी देख सकते हैं कि ब्रोमोक्सिलिन एक रेजिडेंस जो है काटन का है। इसमें क्या होता है दोस्तों कि ये क्या होता है, एक जीन है, जीन के द्वारा क्या होता है इसमें आपको बहुत ही मतलब एक तरह से उसके थ्रू काटन में बहुत चेंजिंग किया गया, जिससे कि बहुत सारे जो डिजीज वगैरह हैं वो नहीं लगते हैं दोस्तों। जो बैक्टीरियल है जीन है, मृदा में रहता है वो, जैसे बीटी काटन हो वैसे ये भी है। तो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको एग्जाम में आने के कम चांसेस है, इसको नहीं नहीं देखे तो ज़्यादा ठीक है। आगे चलते हैं दोस्तों, देखते हैं कपास के गुणवत्ता के प्रमुख पैरामीटर कौन कौन से हैं। तो दोस्तों जो पैरामीटर है इसका, आप देख सकते हैं गिनिंग परसेंटेज बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। गिनिंग परसेंटेज आप देख सकते हैं क्या है। सीड काटन मतलब बिनौला सहित, मतलब काटन सहित जो रेशे होते हैं हम बता ही दिए थे आपको दोस्तों। तो उसका फार्मूला है गिनिंग परसेंटेज वाला लिंट का भार बटे सीड काटन का भार। सीड काटन मतलब सीड प्लस उसमें जो लिंट लगा है वो इंटू 100। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि सीड काटन, आप देख सकते हैं बिनौला सहित कपास, ये है क्या आपका लिंट है। जो गिनिंग परसेंटेज है अलग अलग वैरायटी का, अलग अलग स्पीसी का, अलग अलग देसी का है, लगभग 36 से 42, और हिरसुटम का है 34 से आपका 38 है, और 28 से आपका बारबेडेंस का है गिनिंग परसेंटेज। महत्वपूर्ण कुछ तथ्य देखते हैं। सामान्य कपास में गिनिंग परसेंटेज लगभग 30 से 35 मानी जाती है। ये इंपॉर्टेंट, अगर पूछ दिया सामान्यतः एग्जाम में कि गिनिंग परसेंट कितना होता है, तो आप 33% मार सकते हैं, आप इसको देख सकते हैं औसत। जिनिंग मुख्यतः दो प्रकार की मशीनों से की जाती है, एक के रोलर जीन होता है, एक के सा जीन होता है। तो आप देख सकते हैं ये जो है इसकी मशीन है गिनिंग परसेंटेज निकालने के लिए। लिंट इंडेक्स क्या होता है दोस्तों, लिंट इंडेक्स बराबर लिंट का भार 100 सीड काटन भार इंटू गिनिंग परसेंटेज कर देते हैं, तो आपका लिंट इंडेक्स आ जाता है, ये भी देख सकते हैं। फाइबर की जो मैच्योरिटी है, रेशे की प्रयोक्ता हम लोग कैसे नापते हैं, तो एरिलोमीटर से नापते हैं। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों, ये देख सकते हैं एरिलोमीटर है, एग्जाम में आ सकता है। स्पाइनिंग जो है परफॉर्मेंस हम लोग जानते हैं, कताई की क्षमता हम लोग देखते हैं दोस्तों कैसे निकालते हैं। तो दोस्तों कपास में रेशे की जो है स्पाइनिंग परफॉर्मेंस, कताई की क्षमता को नंबर ऑफ काउंट्स की संख्या के आधार पर मापा जाता है। आप देख सकते हैं नंबर ऑफ काउंट्स, ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। ऑयल कंटेंट में पहले ही बता दिया था दोस्तों, 15 से 25% जो ऑयल कंटेंट होता है इसकी सीड में, ये भी इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं दोस्तों, मेन आता है दोस्तों इसके डिजीज मैनेजमेंट पे। जो सबसे इंपॉर्टेंट है इसका डिजीज, क्योंकि डिजीज का ही मेन एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। तो हम लोग देखते हैं डिजीज को एक एक करके, अच्छे से पढ़ेंगे डिजीज को दोस्तों इसमें हम लोग। तो दोस्तों हम लोग देखते हैं पहला जो डिजीज है इसमें, ब्लैक आर्म या एनरेगुलर लीफ स्पॉट या बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट। इसको एक ही नाम, मतलब एक ही डिजीज को 3 नाम से जाना जाता है दोस्तों। जो इसका जो है कारक है कजल ऑर्गेनिज्म में जेंथोमोनास मालवे सीरम, ये आप याद कर सकते हैं। यह भारत में कपास का सबसे गंभीर रोग है दोस्तों। आप देख सकते हैं पत्ती पर कोड़ी धब्बे होते हैं, आप देख सकते हैं ये कोड़ी धब्बे होते हैं दोस्तों, आप देख सकते हैं ऐसे ऐसे हैं। तो आप ये भी देख सकते हैं। जो इसका सिम्टम है दोस्तों, जो लक्षण है क्या है, पत्तियों एवं तनों का कोड़ी एंगुलर तथा वाटर सॉक्ड धब्बे दिखाई देते हैं दोस्तों। तने पर परिधि दरारें मतलब पेरिफेरल क्रैक्स विकसित होते हैं। इन दरारों से ब्लैक आर्म्स कहा जाता है। ये जो है, ये देखो दरार ये बन जाएंगे ऐसे ऐसे रूट्स स्टेम में, तो ये मेन लक्षण है ब्लैक आर्म भी, इसीलिए इसको बोलते हैं, इस ब्लैक आर्म डिजीज बोलते हैं। इसके मैनेजमेंट के लिए दोस्तों हम लोग यूज करते हैं कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 2% प्लस स्ट्रेप्टोमाइसिन 100 ppm का छिड़काव करते हैं। स्ट्रेप्टोसाइक्लिन जो है प्लस कॉपर ऑक्सीक्लोराइड है का मिश्रण 50 प्लस 250 ग्राम पर हेक्टेयर की दर से छिड़काव करते हैं। आप देख सकते हैं दोस्तों, इंपॉर्टेंट डिजीज है, आप इसको याद करें। नेक्स्ट है दोस्तों ये क्या, फ्यूजेरियम बिल्ट, इसको उटका रोग कहते हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं इसको, यह मृदा जनित कवक रोग है, मतलब सॉइल बॉर्न डिजीज है। मिट्टी में ही इसका जो है जो फंगस पहले से ही रहता है और क्रॉप लगाने के बाद अटैक कर देता है दोस्तों, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसके प्रबंधन के लिए हम लोग क्या करेंगे, पोटेशियम का प्रयोग करने से रोगों का जो है नियंत्रण आसानी से हो जाता है दोस्तों, क्योंकि पोटेशियम क्या करता है, आपको रेजिस्टेंट पैदा करता है ये रोग के प्रति दोस्तों। मिट्टी में ऑर्गेनिक मैटर जैविक पदार्थ का प्रयोग करने से भी इसका कंट्रोल हो जाता है। देसी कपास की किस्में जो है इसके प्रति ससेप्टेबल है। जो देसी कपास की जो वैरायटियां होती है बहुत जल्दी इसमें ये विल्ट लग जाते हैं, ये भी बताया जा रहा है इसमें दोस्तों। आगे चलते हैं, रूट रॉट
देखते हैं जड़ का गलन देखते हैं दोस्तों, एक कैसे होता है, रेजिक्टेनिया सोलनाई के द्वारा होता है या तो रेजिक्टेनिया बेटाटिकोला के द्वारा होता है। दोनों कवक कपास में रूट मतलब जड़ का गलन मतलब जड़ को ही गला देते हैं दोस्तों, ये आप देख सकते हैं पत्तियां मुरझा जाती हैं। नेक्स्ट डिजीज इसमें है क्या, स्मॉल लीफ डिजीज दोस्तों, इसको स्टेनोसिस भी कहते हैं। यह एक विषाणु जनित डिजीज है दोस्तों, आप देख सकते हैं। इसमें क्या होता है कि याद रखिए स्मॉल लीफ या स्टोनिस लीफ बोलते हैं इसको, वायरल डिजीज है, आप इसको याद रख सकते हैं। अब दोस्तों हम लोग फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर देखते हैं जो कि न्यूट्रिएंट की डिफिशियंसी वगैरह से होता है। एक टीरक या इसको बैड ओपनिंग बॉल भी कहते हैं, जब बॉल उसका ओपन ही नहीं होता है तो फ्लावरिंग कैसे होती है, ये वाला दिक्कत आती है, तो किसके कारण होता है ये भी याद आप रखेंगे, एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कोई संक्रामक रोग नहीं है बल्कि ये फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर है दोस्तों। इसका लक्षण क्या है, जो विंडो का समय से पहले असामान्य रूप में खुलना, जैसे जो बॉल है असम मतलब उसका समय नहीं हुआ फिर भी वो खुल जाएगा, फट जाएगा, वैसा टाइप हो जाता है दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है। तो आप देख सकते हैं फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर है। पत्तियों का झड़ना भी इसमें शामिल है दोस्तों। प्रबंधन कैसे है, देर से बुआई ना करें दोस्तों, देर से बुआई करें, इसमें लेट सोइंग करने पे ये नहीं होता दोस्तों। रेतीली मिट्टी सैंडी सॉइल में फ्लावरिंग एवं फ्रूटिंग स्टेज के दौरान हम लोग अतिरिक्त सिंचाई करें, सिंचाई भी करने से ये कंट्रोल हो जाता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं जो फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर है दोस्तों, हमारा क्या है, एक रेड लीफ पत्ती का लाल विकार जो है, ये भी आप देख सकते हैं, इसके मैग्नीशियम की डिफिशियंसी से होता है, आप इसको देख सकते हैं। लिटिल लीफ आपको ऊपर ही पढ़ा दिया था, जिंक की डिफिशियंसी से, आप इसको भी देख सकते हैं। और क्रिंकल लीफ जो है पत्तियों को मुड़ जाना दोस्तों, ये भी आपका मैग्नीज की डिफिशियंसी से है। आप एग्जाम में क्या हुआ था इस बार दोस्तों, मैक्सिमम बच्चे ने मैग्नीज मार के आया एग्जाम में और उनका गलत हो गया, क्यों, क्योंकि उनको क्रिंकल लीफ और लिटिल लीफ में डिफरेंस नहीं कर पाए दोस्तों। क्रिंकल लीफ होता है मैग्नीज की डिफिशियंसी से और लिटिल लीफ होता है आपका जिंक की डिफिशियंसी से, ये आपको याद करना पड़ेगा दोस्तों। एग्जाम में यही आपको फंसाया था और बहुत बच्चे ने इसको गलत भी किया था। अब हम लोग देखते हैं कीट, डिजीज से ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉटन के कीट होते हैं दोस्तों, क्योंकि कीट ही इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट इसमें हम लोग करते हैं, इसीलिए हम लोग बीटी कॉटन का भी जो है खोज किया गया था दोस्तों। तो कीट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है देन डिजीज की कॉटन के, तो आप इंसेक्ट पे ज़्यादा फोकस करें दोस्तों, क्योंकि ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। हम लोग इसके जो है पेस्ट देखते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट एग्जाम में आने के लिए, जो जो इसकी मेन मेन पॉइंट है मैं उसको बताऊंगा दोस्तों। पहला जो हमारा इंसेक्ट है दोस्तों जो लगते हैं उसमें सकिंग पेस्ट लगता है। सकिंग टाइप पेस्ट में कौन कौन सा है, तो सबसे पहले सकिंग पेस्ट में हम लोग पढ़ेंगे कॉटन जैसिड, ठीक है दोस्तों, इसके बारे में पढ़ेंगे। इसका है क्या है, अमरासा बिगुटुल्ला इसका साइंटिफिक नेम है दोस्तों। एक गढ़ जिसको बहुत ज़्यादा पूछता है, हेमियोप्टेरा फैमिली क्या है दोस्तों। अमेरिकन कॉटन में सबसे अधिक विनाशकारी ये होता है दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है, आप इसको देख सकते हैं। जो निम्फ होते हैं क्या करते हैं, पंक्चर कर देते हैं, ठीक है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। आपको वेज शेप्ड में होते हैं जो, आप देख सकते हैं दोस्तों, ये इसको आप देख सकते हैं। जो वैक्स कीटों में पंख पाए जाते हैं, आप देख सकते हैं पंख है इसमें दोस्तों। वैक्स एवं निम्फ दोनों पौधे रस चूसते हैं। भोजन करते समय विषैले पदार्थ टॉक्सिन का इंजेक्शन करते हैं उसमें, लीफ में। आप देख सकते परिणाम क्या होता है, पत्तियां पीली पड़ने लगती हैं, नीचे की ओर मुड़ जाती हैं और कपलिंग हो जाता है। इसीलिए बोलते हैं कपलिंग किस में होता है दोस्तों, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। जैसिड लीफ येलोइंग हो जाता है, डाउनवर्ड रोलिंग हो जाता है, नीचे की तरफ मुड़ जाती है, आप देख सकते हैं। और कपलिंग हो जाता है, कब जैसा स्ट्रक्चर बन जाता है, ये बहुत ज़्यादा पूछता है, इसमें होता है जैसिड में होता है दोस्तों, ये जैसिड के द्वारा होता है, ये इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद रखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कॉटन जैसिड। नेक्स्ट जो हमारा इंसेक्ट है दोस्तों, पेस्ट है जो लगता है कॉटन व्हाइट फ्लाई, ये तो बहुत ही फेमस है दोस्तों। फेमेसिया टेबेसी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसको देख सकते हैं। कॉटन व्हाइट फ्लाई बहुत जगह वेक्टर का काम करता है, आप इसको देख सकते हैं दोस्तों। कॉटन व्हाइट फ्लाई आप देख सकते हैं, हेमिप्टेरा फैमिली का है ये भी, क्योंकि ये सकिंग पेस्ट है दोस्तों। वैक्स का शरीर हल्के पीले रंग का होता है, शरीर पर सफ़ेद मोमी वैक्सी पाउडर पाया जाता है। इसमें 2 जोड़ी सफ़ेद पंख होते हैं। ये रही इंसेक्ट के बारे में जानकारी। अब हम लोग देखते हैं क्या करता है, पौधे का रस चूसकर पौधे को कमज़ोर बनाता है। हनी ड्यू का स्राव करता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में यही पूछता है, हनी ड्यू का स्राव कौन करता है। इसमें सूटी मोल्ड भी बनते हैं, काली फफूंद हनी ड्यू के कारण, इंपॉर्टेंट है। इससे क्या होता है, फोटोसिंथेसिस में बहुत ज़्यादा प्रभावित कर देता है, जिससे कि पौधे का ग्रोथ रुक जाता है दोस्तों, और पौधे में जो प्रोडक्शन वगैरह सब रिड्यूस हो जाता है। ये विभिन्न लीफ कर्ल वायरसेस के प्रसार में भी ये सहायता करता है, जो है व्हाइट फ्लाई। कौन कौन से, कॉटन लीफ कर्ल वायरस, टोबैको लीफ कर्ल में यही यूज, ओकरा का वेन
जो है येलो वेन मोज़ेक रोग है उसके लिए भी, सिस्टम का लीव कर्ल है उसमें भी ये वेक्टर का काम करता है, ये तो याद कर लीजिए आप, ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट दोस्तों जो अपना पेस्ट है, एफिड जिसे माहू भी कहते हैं, ये भी एग्जाम में है, एपिस गोसिपी। यह कपास का प्रमुख रस चूसक कीट है। जैसिड और व्हाइट फ्लाई के साथ मिलकर कपास के पौधे की वृद्धि एवं उत्पादन की क्षमता को प्रभावित करता है। ये भी इंपॉर्टेंट, आप देख सकते हैं, ये आप इमेज से आप लोग को जल्दी याद होता है कि जैसिड कैसा होता है, एफिड कैसा होता है, आप ये भी देख सकते हैं। हम लोग क्विक रिवीजन देखते हैं क्या क्या है। जैसिड क्या करता है, लिप को योलोइंग, डाउनवर्ड रोलिंग, कपिंग सॉरी। व्हाइट फ्लाई जो अपना है, व्हाइट फ्लाई क्या है, हनी ड्यू, सूटी मोल्ड और लीफ कर्ल वायरस के लिए वेक्टर काम करता है। एफिड क्या है, सेप सकिंग, ग्रोथ और इल्ड को कम कर देता है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब इसको खाने के लिए एक नेचुरल प्रेडेटर होते हैं, जैसे आप लोग देख सकते हैं कोसिनेल, क्या नाम है, कोशिने और क्रिसो, ये सब देख सकते हैं दोस्तों, ये नेचुरल प्रेडेटर है जो कि इन इंसेक्ट को खाते हैं। अभी इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। आगे चलते हैं दोस्तों, हम लोग देखते हैं सकिंग पेस्ट का प्रबंधन, कैसे हम लोग इसका प्रबंधन करते हैं, कंट्रोल करते हैं। रासायनिक नियंत्रण देखते हैं। निम्न में से उपयुक्त कीटनाशी का प्रयोग करते हैं हम लोग, कौन कौन सा है, इमिडाक्लोरोप्रिड, आप देख सकते हैं इमिडाक्लोरोप्रिड का यूज करते हैं 200 SL, ठीक है, @75 ग्राम एक्टिव इंग्रेडिएंट पर हेक्टेयर। आपको डाइमेथोएट भी यूज करते हैं, ये भी आप देख सकते हैं। अब दोस्तों इसका जो है एक बायोलॉजिकल कंट्रोल भी है, आप देख सकते हैं, ऊपर मैंने बताया था दोस्तों बायोलॉजिकल कंट्रोल, आप देख सकते हैं। एक है कौन सा, लेडी बर्ड बीटल, इसको हिंदी में बोलते हैं, इसका साइंटिफिक नेम आप देख सकते हैं। और एक है क्राइसो, ये भी आप देख सकते हैं, जो कि ये भी है, आप देख सकते हैं क्राइसोपिड्स, आप देख सकते हैं, ये भी, ये सब क्या है, बायोलॉजिकल कंट्रोल है, जो कि शत्रु हैं जैसिड और एफिड को खा जाते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट एग्जाम में आ सकता है, क्योंकि दोस्तों इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट सबसे ज़्यादा जो किसी फोकस किया जाता है, तो वो किया जाता है आपको सीधे जो जैविक नियंत्रण है बायोलॉजिकल कंट्रोल पे। अब आगे हम लोग देखते हैं दोस्तों, सीधे आते हैं नेक्स्ट जो है इंसेक्ट पेस्ट, जो कि सबसे फेमस है, बॉल वार्म, लेप्डोप्टेरा फैमिली का है, आप देख सकते हैं। इसमें पहला है पिंक बॉल वार्म, गुलाबी सुड़ी, वैज्ञानिक नाम है पैक्टिनोफोरा गोसिपिल्ला, इंपॉर्टेंट है। गढ़ क्या है, लेप्डोप्टेरा है। इसका जो नुकसान क्या क्या करता है, गुलाबी रंग की सुड़ी, फ्लावर बर्ड और पेनिकल बॉल के अंदर ये क्या करता है, जाकर भोजन करता है, अंदर घुस जाते हैं दोस्तों, इसके अंदर है, इसके अंदर घुस जाते हैं, अंदर घुस के जाके उसके बाल को खा जाते हैं या तो नष्ट कर देते हैं। यह कपास का एक व्यापक एवं अत्यंत महत्वपूर्ण कीट है। फसल संरचनाओं, फ्रूटिंग स्ट्रक्चर को एकदम शेडिंग कर देता है, गिरा देता है, नीचे झड़ जाता है उसका जो बॉल होता है। प्रमुख पहचान क्या है, रोड सेट फ्लावर, आप देख सकते हैं दोस्तों, ऐसा बनता है गुलाबी फूल, ये है इसका मेन है। डबल सीड फार्मेशन भी ये है दोस्तों, उसमें डबल सीड फार्मेशन हो जाता है, अलग अलग हो जाता है, ये भी देख सकते हैं दोस्तों। एग्जाम में आपको ये रोड सेट फ्लावर, डबल सीड फार्मेशन एज पूछता है, और एक पूछता है क्या, रस्टी अपीयरेंस किसमें दिखाई देती है, ये तीनों में से कोई एक पूछ दे तो आपको सीधे मारना है दोस्तों, क्या, पिंक बॉलवर्म। ये बहुत ज्यादा एग्जाम में यही पूछता है, रोड सेट फ्लावर, डबल सीड फार्मेशन, ये सब आप देख सकते हैं। इसके प्रबंधन के लिए हम लोग क्या क्या करेंगे, बीजों को लगभग 60 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर कुछ मिनट तक गर्म करने से उपस्थित लार्वा को नष्ट करने में सहायता मिलती है। एच किस्म इसके लिए क्या है, रेजिस्टेंट है, ये भी देख सकते हैं। एक लार्वल पैरासाइड है, इसको भी यूज कर सकते हैं, ब्रैक्रान ग्रीनी, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये देख सकते हैं। एक है चिलोनस पैक्टिनोफोरी, ये भी आप देख सकते हैं, ये क्या है, आपका प्रेडेटर, लार्वल प्रेडेटर है, ये भी याद कर सकते हैं। एग्जाम में कभी भी अगर हार्ड क्वेश्चन बनाएगा तो ये पूछ देगा कि पिंक बॉलवर्म के लिए कौन सा लार्वल प्रेडेटर यूज होता है, जैसे इस बार पूछा गया था दोस्तों। पिंक बॉलवर्म, रोड सेट फ्लावर और डबल सीडेड, ये ट्रिक है, आप इसको याद रख सकते हैं। आगे देखते हैं दोस्तों, आगे कौन सा है, स्पॉटेड बॉलवर्म, हम लोग पढ़ लिए हैं क्या, पिंक बॉलवर्म पढ़ लिए, अब हम लोग स्पॉटेड बॉलवर्म पढ़ते हैं दोस्तों। इसका है इरियाज इशू या इरियाज विटेल्ला, ए मेन है, इरियाज विटेल्ला बहुत ज्यादा लेप्डोप्टेरा की है। कपास एवं भिंडी ओकरा का एक प्रमुख कीट है दोस्तों। ये लार्वा लगभग डल ग्रीन कलर का होता है दोस्तों। शरीर पर देख रहे हैं डल ग्रीन कलर का है दोस्तों, आप इसको देख सकते हैं। शरीर पर अनुदैर्ध्य काले धब्बे तथा छोटे मजबूत बाल पाए जाते हैं, आप देख सकते हैं काले काले धब्बे हैं, यहाँ आप इसको पहचान सकते हैं। इसका जो मतलब नुकसान पहुंचाता है किस पे, फल संरचनाओं का अधिक झड़ना इससे हो जाता है। इसमें फ्लेयर स्क्वायर बनते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है, फ्लेयर स्क्वायर इसमें बनते हैं। प्रतिकूल फूल जो है कली को, ये क्या है, बैक्टोलस फैल फैल जाती मतलब,
और लार्वा के भोजन में लिंट खराब हो जाते हैं, जैसे लार्वा की वजह से लिंट ही खराब हो जाता है, जो रुई होता है, रुई की क्वालिटी खराब हो जाता है, इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसमें ये याद आपको रखना है कि जो है फ्लेयर स्क्वायर बन जाता है, आपको देख सकते हैं, अलग-अलग फैल जाते हैं, आप इसको याद रख सकते हैं, इसको देख सकते हैं। जो किसमें होता है, स्पॉटेड बॉलवर्म में होता है, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट आता है अमेरिकन बोलवर्म या ग्राम पॉट बोरर भी इसको कहते हैं, चने में भी लगता है। हेलिकोअर्पा आर्मीजेरा, ये बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा था, लेप्टोप्टेरा का ये भी है दोस्तों। इसके जैविक नियंत्रण के लिए एक एग्जाम सबसे ज़्यादा इसका जो है जैविक नियंत्रण पूछा जाता है, HANPV, ठीक है। हेलिकोअर्पा आर्मीजेरा न्यूक्लियर पॉलीस वायरस जो है, आप देख सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, न्यूक्लियर पॉलीहेड्रोसिस वायरस, ये बहुत ज़्यादा है। NPV किस में यूज करते हैं हम लोग, ठीक है, तो आपका हेलिकोअर्पा आर्मीजेरा के लिए हम लोग यूज करते हैं। अमेरिकन बोलवर्म या ग्राम पॉट बोरर भी इसको कहते हैं दोस्तों। ये बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछता है, अब इसको याद कर लें। आगे चलते हैं दोस्तों, हम लोग देखते हैं नेक्स्ट है लीफ ईटिंग कैटरपिलर, पत्ती खाने वाली सुड़ी। वैज्ञानिक नाम क्या है, स्पोडेटेरा लिटूरा। आप देख सकते हैं कपास की पत्ती को खाकर पड़ क्षेत्र मतलब लीफ एरिया को कम कर देती है, जिससे कि क्या फोटोसिंथेसिस वगैरह कम होगा और क्या होगा, आपका प्रोडक्शन रिड्यूस हो जाएगा और बहुत दिक्कत हो जाएगी। आप देख ही सकते हैं क्या कर रहा है, छेद कर दे रहा है हर जगह, खा जा रही है उसकी पत्तियों को, तो आप देख सकते हैं। कपास के अन्य कीट हम लोग देखेंगे दोस्तों, जो कपास से रिलेटेड अन्य कीट है उससे के बारे में हम लोग जानकारी लेंगे। क्या है, डस्की काटन बग। डस्की काटन बग है दोस्तों ऑक्सीकैरिनस ल्यूटस। आप इसको देख सकते हैं, हेमिप्टेरा फैमिली का है दोस्तों, आपको दिख रहा होगा दोस्तों, आप इसको देख लीजिए। और एक है कौन सा इंसेक्ट है, रेड काटन बग, लाल कपास बग जो है दोस्तों, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये हेमिप्टेरा का है दोस्तों। जिनिंग मिल में यदि यह कीट कपास के साथ कुचल जाए तो लिंट पर दाग स्टेनिंग पड़ जाते हैं दोस्तों, ये भी बहुत काट के जो काटन का जो है क्वालिटी को खराब करता है दोस्तों, ये भी। आगे देखते हैं दोस्तों, काटन लीफ रोलर एक इंसेक्ट है, आप देख सकते हैं, क्या है, लीफ को रोल कर दे रहा है, ऐसे ऐसे देखो, आप देख रहे हो, लीफ को रोल कर दे रहा है, ये आप देख सकते हैं, ऐसे रोल कर देता है। इसका वैज्ञानिक नाम है सिलेपडेरोब। आप इसको देख सकते हैं, लेप्टोप्टेरा फैमिली का है दोस्तों, कपास की पत्तियों को लपेट कर जुड़कर उसमें रहता है और पत्तियों को नुकसान पहुंचाता है, क्योंकि लपेट देगा तो फोटोसिंथेसिस रुक जाएगी और इसमें अंडा वगैरह देगा, तो इससे भी बहुत ज़्यादा क्या है, काटन क्रॉप को लॉस हो जाता है दोस्तों। हम लोग देखते हैं सामान्य कल्चरल कंट्रोल एवं बायोलॉजिकल कंट्रोल, जो कि एग्जाम में सबसे ज़्यादा कल्चरल और बायोलॉजिकल कंट्रोल ही आते हैं दोस्तों। देखते हैं दोस्तों, जो कल्चरल कंट्रोल है, बी क्या है, पहले तो बीटी जो काटन की वैरायटी है कि खेती करने से बोलवर्म कॉम्प्लेक्स के विरुद्ध प्रभावी है दोस्तों। खेत में उगे हुए काटन जो स्प्राउट क्या है, स्प्राउट को नष्ट कर दे करें, जो भी अफेक्टेड है प्लांट उसको नष्ट कर दें, खराब पर रेसिड्यू खेत में ना छोड़े, उसको साफ सफाई रखें। और फरवरी के अंत तक जो है हम लोग क्या करना है, एक जुताई कर देना है, मिट्टी को पलट देना है, जिससे कि गर्मी में जो है धूप के कारण जितने भी उसके इंसेक्ट वगैरह हैं, अंडे वगैरह हैं, सब खत्म हो जाए, ये भी कर सकते हैं। और बायोलॉजिकल कंट्रोल में आपको ऊपर बता ही दिया था दोस्तों कि बोलवर्म के लिए हम लोग या क्या क्या एक पैरासाइट या ट्राइकोग्रामा चिलोनिस, ये आया था दोस्तों, ट्राइकोग्रामा एग्जाम में आया था, आप देख सकते हैं। और हम लोग यूज कर सकते हैं NPV यूज कर सकते हैं अंगेज द हेलिकोअर्पा आर्मीजेरा के, आप वही चीज़ है नीचे आप देख सकते हैं दोस्तों। कपास के कुछ कीट हैं, उसके जो है वैज्ञानिक नाम और उसका जो पहचान है, जो सार्ट है, आप देख सकते हैं, जैसिड का है दोस्तों, ये है, क्या है, लीफ येलोइंग, ठीक है, डाउनवर्ड रोलिंग, ये भी है। व्हाइट फ्लाई क्या है, हनी ड्यू, सूटी मोल्ड प्लस वायरस वेक्टर है, पता है, बेमेसिया टोबैसी। एफिड है, एफिस गोफिसी क्या है, रस चूसक है। पेंग वॉलवर्म आपको पता है, पेक्टिनोफिला गोसिपेल्ला, रोडसेट फ्लावर एंड डबल सीड, ये सब 60 काठ है, आप इसको याद कर सकते हैं। आप लोग के लिए इतना अच्छा नोट्स मैं बनाया हूँ दोस्तों, आप लोग अच्छे से देखें, कमेंट भी करें, लाइक करें, शेयर करें दोस्तों, जिससे कि हमारा और मनोबल बढ़े और आप लोग के लिए हैंड रिटन नोट्स कम से कम दोस्त, मैं 4 बुक को मिलाकर ये नोट्स बनाया हूँ। 4 बुक को समझिए, कुछ नहीं बचा है इसमें, इससे बाहर आपका एक क्वेश्चन नहीं आएगा किसी एग्जाम में। नेक्स्ट आप देख सकते हैं दोस्तों, सारा मैं बना दिया हूँ, ऊपर में पढ़ा दिया हूँ, रेड काटन बग वगैरह सब बता दिया, लिंट स्टेनिंग हो जाता है इसमें, काटन लीफ रोलर में क्या होता है, पत्तियां लपेटे में दिखा दिए, सब फिगर के द्वारा दिखा दिया दोस्तों, आप लोग को सब याद हो गया होगा। अब ये भी है सबसे महत्वपूर्ण ट्रिक है, आप देख सकते हैं कि जो पिंक बॉल बार में रोडसेट फ्लावर, आप ऐसे से याद कर सकते हैं, एग्जाम में आएगा दोस्तों, आप लोग इसको देख लीजिएगा। हेल्कोअर्मा के लिए NPV आप देख सकते हैं इसको। बोलवर्म एक ट्राइकोग्रामा चिलोइस, इसको भी एक पैरासाइट है दोस्तों, आप देख सकते हैं। अमेरिकन बोलवर्म बीटी काटन, दोस्तों बीटी काटन के बारे में जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि हर एग्जाम में क्वेश्चन आता ही आता है। AGTA के एग्जाम में भी बीटी काटन से क्वेश्चन आया था, ये भी मैं बताऊंगा कौन सा क्वेश्चन आया था कैसा। दोस्तों अमेरिकन जो बोलवर्म है, इसको हेलिकोअर्पा आर्मीजेरा
यह कपास की स्क्वायर स्क्वायर या मतलब फ्लावर फूल को बॉल्स को नुकसान पहुंचाता है दोस्तों। यह कपास के प्रमुख बलवान कीटों का में से एक है दोस्तों। अब दोस्तों हम लोग देखते हैं कि बैसिलस थ्रोजिनेसिस जो बीटी बैक्टीरिया है, इससे क्या क्या है, कैसे बनता है दोस्तों। ये बैसिलस थ्रोजिनेसिस का बीटी का पूरा नाम है, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों। ये सॉइल बैक्टीरिया एक है। इसमें क्या है, एक प्रोटीन होता है, बीटी टॉक्सिन बनाता है, जो कुछ कीटों के लार्वा के लिए विषैले होते हैं। ये विषैले प्रोटीन कीट के पाचन तंत्र को, डाइजेस्टिव सिस्टम को प्रभावित करता है। एग्जाम में दोस्तों यही क्वेश्चन आया था, जो बीटी काटन है, इंसेक्ट को कहाँ पे हार्मफुल पाया जाता है, तो उसका डाइजेस्टिव सिस्टम को ही अफेक्ट करता है। यही क्वेश्चन पूछा हुआ था एग्जाम में, एजीटीए के इस बार एग्जाम में। तो दोस्तों हम बता रहे हैं क्वेश्चन आएगा कहाँ से, मैं जब इतना पढ़ा दे रहा हूँ, इतना अच्छा नोट बना दें, तो कहाँ से आएगा। बैसिलस थ्रोजिनेसिस आप देख सकते हैं, आपका बुलवार्म को कंट्रोल करने के लिए होता है दोस्तों। अब कुछ इसके बारे में हम लोग और देखते हैं, बीटी बीटी काटन क्या है। बीटी काटन एक अनुवांशिक रूप से रूपांतरित का है, जीएम क्रॉप है, मतलब जेनेटिक मॉडिफाइड, या इसको ट्रांसजेनिक फसल भी बोलते हैं। इसमें मिट्टी के जीवाणु जो सॉइल बैक्टीरिया थ्रोजेनेसिस होते हैं, बैसिलस थ्रोजेनेसिस, उससे हम लोग यूज करके जो है वैरायटी बनाते हैं। बीटी काटन का मुख्यतः काटन बोलवर्म के प्रति विरोधी है दोस्तों, उसको कंट्रोल करता है। बीटी क्राफ्ट का इतिहास हम लोग देखते हैं। बीटी क्राफ्ट जो पहली पीढ़ी जो है काटन और मेज और पोटैटो में शामिल थे। इसमें 1995 में अनुमोदन हुआ इसका, और 1996 व्यवसायिक रूप से स्टार्ट हुआ। भारत में कब आया, भारत का इतिहास जान लेते हैं दोस्तों, इसका क्या है। पहले इसके बीटी काटन का और कुछ जान लेते हैं, जो इसमें कौन सी प्रोटीन होती है, क्राई 1AC जीन होती है, ये भी देख सकते हैं। बीटिंग काटन एक महत्वपूर्ण उदाहरण जैसे क्राई जीन ट्रांसजेनिक काटन है दोस्तों। यह जीन जो बैसिलस थ्रोजेनेसिस से प्राप्त किया गया है दोस्तों। क्राई फर्स्ट एसी आधारित बीटी काटन का व्यावसायिक उपयोग भारत एवं चीन में किया जाता है दोस्तों। अब भारत में इसका जो इतिहास हम लोग देखते हैं, बीटी काटन का इतिहास क्या है दोस्तों। जो भारत में किसी भी बीटी की काटन हो या तो कोई भी जीएम क्रॉप हो, उसको जो अप्रूवल देता है, ये देता है जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी देता है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। भारत में जीएम काटन की अनुमति देता है। भारत में बीटी काटन सन 2000 में पहली बार हम लोग को अनुमति मिली, और व्यावसायिक 2002 से 3 से स्टार्ट हो गया था दोस्तों। ये भी इंपॉर्टेंट है कि भारत में बीटी काटन कब आया, 2002 में आया। अगर विश्व में कब से स्टार्ट हुआ, तो 1996 में व्यावसायिक खेती स्टार्ट हुआ, लेकिन बना था 1995, ये भी आप याद रखिएगा। आगे चलते हैं, देखते हैं दोस्तों कि बुलवर्म सेकेंड, जो बीटी के काटन की दूसरी पीढ़ी आई थी, उसकी वैरायटी है। उसमें क्या क्या क्राई फर्स्ट एसी प्लस क्राई 2 AB यूज किया गया था, आप देख सकते हैं। यही पूछ सकता है, लेकिन ज़्यादा इंपॉर्टेंट ना नहीं है, आप देख सकते हैं। बीटी काटन का प्रमुख लाभ क्या है दोस्तों। बीटी काटन में बॉलवर्म के नियंत्रण के कारण कीटनाशकों के प्रयोग में 50% से अधिक कमी आई है दोस्तों, ये रिपोर्ट करता है। इससे कीट नियंत्रण की लागत एवं रासायनिक कीटनाशकों की निर्भरता कम हो जाती है दोस्तों, जिससे कि हमारा क्या है, इको फ्रेंडली नेचर बना रहता है। सुपर एग्जाम फैक्ट्स देखते हैं, जो एग्जाम में डायरेक्ट आते हैं दोस्तों। एक बार हम आपका रिवीजन करा देते हैं, जितना भी है एक बार आपका रिवीजन करा देते हैं। भारत कपास का कुल क्षेत्रफल 36, सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में है। कपास का क्षेत्रफल प्रथम भारत है, उत्पादन में दूसरा स्थान पे है, और कपास के जो है यूज में, कंजप्शन में भी सेकंड स्थान है। सब तो दोस्तों देख रहे हैं आप लोग कि एक शार्ट में आप लोग इसको याद कर लीजिए कि सबसे लंबा गोसियम बारबेडेंस, भारत में सिंचित जो क्षेत्रफल है सबसे ज्यादा किसका है, हम लोग प्रोडक्शन करते हैं गोसियम हिर्सुटम का। पहला कमर्शियल हाइब्रिड H4, जिसको शंकर 4 भी कहते हैं, 1970 में हुआ था। जो वो एक है, ए है इंट्रा स्पेसिफिक हाइब्रिड, ये है इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिड, वारालक्ष्मी 1972 में। काटन में नाइट्रोजन की सबसे क्रिटिकल जो है 45 दिन पर हम लोग देते हैं दोस्तों। टॉपिंग क्या है, टर्मिनल ग्रोथ को रोकना और सिम्पोडियल ब्रांच को बढ़ाना, ये भी होता है। एनएन का यूज हम लोग करते हैं बॉल फॉर्मेशन के लिए, अच्छा ग्रोथ के लिए। सीसी का यूज करते हैं हम लोग साइकोसील का वेजिटेटिव ग्रोथ को नियंत्रित करने के लिए, और सिपोडियल ब्रांच को बढ़ाने के लिए दोस्तों। ए बी ए का यूज करते हैं हम लोग फ्रूटिंग फार्म और शेडिंग को कम करते हैं, जो उसका बॉल शेड हो जाता है, नीचे गिर जाता है, उसको कम करने के लिए। और कुछ देखते हैं, लीप रीडिंग जो होता है, मैग्नीशियम डिफिशियंसी होता है, लिटिल लीप होता है, जिंक डिफिशियंसी एग्जाम में आया था एजीटीए के। बॉल शेडिंग जो होता है, बोरान की डिफिशियंसी होता है, बी से बॉल, बी से बोरान, याद रख सकते हैं। जो फाइबर की मैच्योरिटी नापते हैं, रिलोमीटर से नापते हैं। स्पाइनिंग ऑफ परफॉर्मेंस नापते हैं, नंबर ऑफ काउंट से देखते हैं दोस्तों। काटन का सीड में आयल होता है 15 से 25%। टॉक्सिक कंपाउंड होता है गोसीपॉल, ये भी इंपॉर्टेंट एग्जाम में आ सकता है दोस्तों। कुछ बीटी काटन से रिलेटेड हम लोग देखते हैं दोस्तों। बीटी काटन का पूरा नाम बैसिलस थ्रोजेनेसिस। बीटी क्या है, मृदा मतलब कि सॉइल बैक्टीरिया है। बीटी काटन किसके विरुद्ध है, मुख्यतः बॉलवर्म के विरुद्ध। प्रमुख बीटी जीन क्या है, क्राई, ये भी याद रखिएगा, एग्जाम में आ सकता है। भारत में बीटी की अनुमति 2002 में मिली, कल्टीवेशन स्टार्ट हुआ 2002-2003 से। बीटी काटन वैरायटी है बोलगाट के, इसका जो फर्स्ट वैरायटी है बोलगाट फर्स्ट। विकसित करने वाली जो सहयोग कंपनी है क्या है, माइको एंड मोन्साटो, ये भी इंपॉर्टेंट है।
आप देख सकते हैं जो कमर्शियल वर्ल्ड में स्टार्ट हुआ था 1996 से स्टार्ट हुआ था वर्ल्ड में इसका कमर्शियल। दोस्तों आप लोग को कैसा लगा मेरा क्लास? सीसीआई वाले स्टूडेंट ज़रूर इसको देखें और आपको ये अगर पीडीएफ चाहिए तो हमारे एप्लीकेशन पे जाके इसको ले सकते हैं। आपको अच्छा रहेगा, आप लोग ले लेंगे, पढ़ लीजिए दोस्तों। मैं दोस्तों बहुत मेहनत करता हूँ क्योंकि ये नोट्स बनाने के लिए 4-5 बुक को कंपाइल करना पड़ता है, हिंदी में अच्छा से बनाना पड़ता है क्योंकि हमें पता है दोस्तों कि हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट के लिए बहुत ही अनफेयर होता है दोस्तों, उनके पास बुक नहीं होती हैं ऐसा कि जिसमें सारा चीज़ मिल जाए और इंग्लिश मीडियम की बहुत सारी बुकें हैं मार्केट में जिससे वो सब पढ़ लेते हैं और जो हिंदी मीडियम के छात्र हैं उनके लिए अच्छा नहीं होता दोस्तों, उनके लिए मैं ये सब नोट्स बना रहा हूँ। आप लोग अच्छे से पढ़ाई करिए, अपना सिलेक्शन लीजिए, यही मेरी कामना है।